डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई। यह जो पहला चैप्टर है द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई, एक एक करके मैंने इसके 3 पार्ट्स, 3 भागों में इस लेसन को बांटकर 3 वीडियोस अब तक अपलोड किया और प्रयास रहा मेरा कि मैं इस चैप्टर को 3 वीडियोस के माध्यम से आपको समझाऊं। उम्मीद है आपके समझ में 3 वीडियोस आ गए होंगे। आज मैं चाहूँगा कि आप ये अंतिम चौथे वीडियो को सुनें और समझें। मुझे हमेशा इस बात का इंतज़ार रहता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप मुझे बताएं। तो चलिए अधिक देर ना करते हुए हम लोग इस चौथे वीडियो की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अंत में क्या हुआ उस लड़की का जो एक प्लेन क्रैश में अपनी माँ से बिछड़ जाती है और अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए, अनेक बाधाओं का सामना करते हुए हताश निराश कई दिनों तक निरंतर चलते रहती है और उसे यह भी पता नहीं है कि वह कौन सा दिन है, यह कौन सी तारीख है। अब इस चौथे वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में वो बच पाती है, क्या वो उस अमेज़न रेन फॉरेस्ट से सरवाइव करके बाहर निकल पाती है। अगर निकल पाती है तो कैसे निकल पाती है। अब तक हम लोगों ने जाना कि वो एक नदी के किनारे किनारे चलने लगती है, यह जानकर कि शायद कहीं ना कहीं नदी के आसपास कभी ना कभी उसे ह्यूमन सेटलमेंट अर्थात ऐसे जगह मिलेगी जहां कुछ लोग बसे हो। तो वह चल पड़ती है तलाश में और नदी में एक जगह ऐसा आता है जहां उसे लगता है कि उसे अब तैरना चाहिए। तो संभवतः यह 10वां दिन था। उस 10वें दिन में उसने फैसला लिया कि उसे नदी के पानी में तैरना चाहिए। शायद किनारा मजबूत नहीं रहा होगा या पानी का क्षेत्र इतना बड़ा रहा होगा कि वो तैरने पर पानी में मजबूर हो गई हो। जो भी हो, वह पानी में शायद 10वें दिन तैरने लगती है और पानी में तैरते हुए वह बार बार टकराती थी लकड़ियों के लॉग्स से। लॉग्स मतलब कुंदे, बड़े बड़े टुकड़े। तो पानी में सामने की ओर से तेज रफ्तार से, पानी के तीव्र गति से, ऑपोजिट डायरेक्शन से बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े आते थे जिनसे वो तैरते हुए अक्सर टकरा जाती थी। कभी कभी तो उन पर चढ़ भी जाती थी खुद को बचाने के लिए और कई बार तो उसे बड़ी मेहनत करनी होती थी, बड़ी सूझबूझ से काम लेना होता था ताकि इन बड़े बड़े मजबूत लकड़ी के टुकड़ों से वह टकरा ना जाए
क्योंकि इन मजबूत बड़ी बड़ी लकड़ियों के टुकड़ों से टकराने का मतलब होता अपनी हड्डियों को तुड़वाना। तो वो बचती थी कि इन बड़े लकड़ी के टुकड़ों से वो टकरा ना जाए। ऐसे ही तैरते तैरते अगली सुबह जब वो जगती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब वो जगती है तो इसका मतलब नदी के किनारे पहुंच गई होगी। ऐसा नहीं है कि नदी में तैरते तैरते कोई सो जाए। तो कहीं ना कहीं उसे किनारा मिला होगा, ठोस जमीन मिली होगी, जिस ठोस जमीन पर जाकर वो लेट गई होगी। और अगली सुबह जब उसकी नींद टूटी तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहाँ कुछ ऐसा था, उस किनारे पर, उस ठोस जमीन पर कुछ ऐसा था जिससे शायद वहाँ नहीं होना चाहिए। और वह था एक नाव, एक बोट। नाव लकड़ी का भी बना होता है। वहाँ एक बोट रखी थी, एक नौका रखी थी। इस बोट को, इस नौका को यहाँ होना नहीं चाहिए। बड़ा आश्चर्य लग रहा था उसे कि भला ये बोट, ये नाव यहाँ कैसे हो सकता है। ये जो नाव था, इस नाव में एक इंजन लगी हुई थी। आपको ये जानना होगा कि यह नाव मात्र लकड़ी की बनी हुई नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी इंजन वाली नाव थी। अब आप सोच सकते हैं कि इस नाव को, इंजन वाली नाव को देखकर कितनी खुशी हुई होगी उस लड़की को। वो कहती है कि मैं थोड़ी सी दूर थी वो नाव मुझसे, मैं थोड़ी पानी में गई और तैरकर उस नाव तक पहुंची, उसे छुआ। मेरी खुशी बढ़ गई, लेकिन जल्द ही मुझे दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे बाह आर्म में एक जगह कट था, अर्थात घाव थी, और उस घाव पर कई कीड़े मकोड़े थे। मैं डर गई। ऐसा लगा मानो वो सारे कीड़े मेरे घाव पर कुलबुला रहे हों, घाव पर उन लोगों ने अपना डेरा जमा लिया हो। मुझे याद आया कि मेरे पिताजी, मेरे घर में जो कुत्ता था, उस कुत्ते पर जब, या उस कुत्ते के घाव पर जब कीड़े मकोड़े लिपट जाते थे, या कीड़े मकोड़े कुत्ते के घाव पर जब आक्रमण कर देते थे, तो मेरे पिताजी अक्सर उन कीड़ों को मारने के लिए पेट्रोल डाल दिया करते थे। मैंने किसी तरह से उस नाव के इंजन से, टैंक से थोड़ा सा पेट्रोल निकाला और अपने घाव पर डाल दिया। ऐसा करना अच्छा हुआ, क्योंकि जो कीड़े थे वो भागने लगे उस घाव के पास से बचने के लिए पेट्रोल से। अब मैंने गिना, 35 कीड़े थे। बाद में नाव में चलते हुए मैंने पाया कि मैं नदी के ऐसे किनारे से गुजर रही थी जिन किनारों को देखकर जान पड़ता था कि यहाँ से पहले भी लोग गुजरे हैं। अब मैं निश्चिंत हो गई थी कि मैं जल्द ही ऐसी जगह पहुंच जाऊंगी जहां मेरी मुलाकात कुछ लोगों से होगी। लेकिन मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मैं जल्दी जल्दी नाव को चला भी नहीं पा रही थी। किसी तरह मैं नाव चलाते हुए एक पहाड़ी के किनारे तक पहुंची, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस पहाड़ी के चोटी तक ले गई मैं खुद को। वहां पहुंचकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, मुझे वहां एक छोटा सा
झोपड़ी नुमा मकान दिखा, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं था। अब मैं निश्चित थी कि इसके जो मालिक होंगे इस झोपड़ी के, वो अगली सुबह तक तो निश्चित रूप से आ जाएंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि रात में मैं इसी झोपड़ी में ठहरूंगी। दूसरी सुबह जब मैं जगी तो मैंने पाया कि अब तक कोई नहीं आया था। अब मुझ में संघर्ष करने की ताकत नहीं रह गई थी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। मन कर रहा था फिर से सो जाऊं, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। बस मैंने सोचा थोड़ी सी नींद ले लूं। झपकी ली मैंने और मैंने स्वयं से कहा कि एक रात और गुजारूंगी और फिर प्रयास करूंगी चलने का। संध्या का समय था। तभी मुझे कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना है, लेकिन लोगों की बातचीत करने की आवाज नजदीक और नजदीक आने लगी। और जब 3 लोग एकदम से नजदीक आ गए और उन्होंने मुझे देखा, वे अचंभित हो गए। वो रुके। मैंने उनसे कहा कि मैं एक लड़की हूं और लांसा क्रैश प्लेन क्रैश में बची हूं। मैंने स्पेनिश भाषा में कहा कि मेरा नाम जूलियाने है। बाद में मुझे पता चला कि वो जंगल में काम करने वाले कामगार थे जिन्होंने मेरी खोज की। और वो दिन था 3 जनवरी 1972। इसका मतलब 11 दिन तक मैं उस रेन फॉरेस्ट में संघर्षरत रही खुद को बचाने के लिए। उस प्लेन क्रैश में 91 पीपल 91 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें मेरी माँ भी थी। और बचने वालों में से एकमात्र मैं ही सर्वाइवर थी। सिर्फ मैं ही बच पाई थी। इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल। हैव अ नाइस डे।